नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से खूबसूरत यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद आंसू पर। कैसे हैं प्यारे साथियों, उम्मीद है एकदम शानदार होंगे। तो चलिए, आज का टॉपिक रहने वाला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसा कि आपको थंबनेल के माध्यम से पहले से ही दिखाई दे रहा होगा, पीले कलर का फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इससे पहले हम प्रेजेंट के चारों टेंस और पास्ट के चारों टेंस पर चर्चा कर चुके हैं। फ्यूचर में भी फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कंटिन्यूअस पर लाइन बाय लाइन फुल एक्सप्लेन कर चुके हैं। ऐसी कोई भी समस्याएं नहीं है जो आपके बीच में उत्पन्न हो। तो अगर आप लोग अभी तक उन सभी वीडियोस को नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल टारगेट विद आंसू के माध्यम से प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर उन सभी वीडियोस को देखकर आनंद लीजिए और अपनी पढ़ाई के स्तर को थोड़ा हाई कीजिए, मतलब बढ़ाइए। तो अगर आप लोग अभी तक इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद आंसू पर नए हैं या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज ही जाकर सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और इस वीडियो के अंत में आप कमेंट कीजिए कि ये वीडियो हमको कैसी लगी, मतलब ये क्लास हमें कैसी लगी, इस क्लास से हम कितना सेटिस्फाई हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आपका टॉपिक फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो चलते हैं, सबसे पहले इसकी पहचान देखेंगे कि कैसे हम इसकी जो है पहचान देखेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान कैसे होती है। तो नियम है, मतलब पहचान, कि जब वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। क्या होता है? जब वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा आदि शब्द आएंगे तो वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। इसमें रूल एक है कि सभी वचन के कर्ताओं के साथ विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करते हैं। देखिए, प्रेजेंट और पास्ट टेंस में एक अलग रूल था कि आप एक वचनकर्ता के साथ इस हेल्पिंग वर्ब का और बहुवचनकर्ता के साथ इस हेल्पिंग वर्ब का, लेकिन फ्यूचर में ऐसा कोई नियम नहीं है। फ्यूचर टेंस में आप किसी भी वचन के कर्ता के साथ चाहे शैल लगाएं चाहे विल लगाएं, कोई भी उसमें अनिवार्यता नहीं है, ना कोई आपको मजबूरी है कि आपको नहीं ये वाला यही करना है, कंपलसरी नहीं। आप जो इच्छा वो अपनी स्वेच्छा से लगाइए, आपका वाक्य सही माना जाएगा। अगर कोई टीचर्स या कोई भी अभिभावक अगर आपका ये वाक्य गलत करते हैं फ्यूचर में कि बिल और सेल के माध्यम से, तो वो समझ लीजिए कि वो आपको मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर टेंस में कहीं ऐसा रूल नहीं है कि हम आई और बी के साथ सेल ही लगाते हैं। हम अपनी इच्छा से लगा रहे हैं, बाकी वो जो ग्रामर रूल्स कह रहा है कि आप कोई भी लगाएं, आप सबके लिए स्वतंत्र हैं। तो चलिए रूल नंबर 2 की ओर। नंबर 3 है कि इसमें क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। इसमें क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। देखेंगे इसके पैटर्न को। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद विल हैव या शैल हैव, उसके बाद वर्ब की तीसरी अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल हैव या शैल हैव लगाएंगे, उसके बाद क्रिया की तीसरी अवस्था, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। तो चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की ओर। इसमें पहला एग्जाम्पल है, श्याम गाना सुना चुका होगा। श्याम गाना सुना चुका होगा। तो श्याम विल हैव हियर्ड द सॉन्ग, सॉरी दिस नहीं द, श्याम विल हैव यानी श्याम चुका होगा, हियर्ड में सुना, द सॉन्ग मिस गाने को। तो श्याम गाना सुना चुका होगा, श्याम विल हैव हियर्ड द सॉन्ग। अगला वाक्य, वह उस लड़के ने राम को पीटा। यहाँ होगा चाहिए उस लड़के, गलती से मिसप्रिंट हो गया है, आप लोग कर लीजिए उस, यानी उस लड़के ने राम को पीटा। तो दैट बॉय विल हैव बीटन राम। दैट बॉय विल हैव, उस लड़के ने पीटा होगा, बीटन मीन्स पीटा होगा, किसको? राम को। तो वाक्य उस लड़के ने राम को पीटा होगा। तो दैट बॉय विल हैव बीटन राम। अगला वाक्य, वह शाम तक घर वापस आ चुका होगा। वह शाम तक घर वापस आ चुका होगा। तो ही विल हैव कम बैक, यानी वह वापस आ चुका होगा होम मिस घर, बाय इवनिंग शाम तक, यानी वह शाम तक घर वापस आ चुका होगा। तो ही विल कम बैक होम बाय इवनिंग। कम बैक मीन्स वापस आना। तो चलते हैं अगले रूल्स की तरफ। इसमें एक रूल्स और है जो आप पास्ट
परफेक्ट टेंस में पढ़े हैं, सेम वही रूल्स है। तो मुझे उम्मीद है ये एग्जाम्पल्स आपके समझ में अच्छे से आ गया होगा। चलते हैं रूल की ओर। तो रूल नंबर 2 है कि यदि कोई वाक्य मतलब एक ही वाक्य में क्या हो, फ्यूचर टेंस के 2 कर्म आ जाए, यानी 2 ऑब्जेक्ट या 2 काम का होना पाया जाए, तो पहले होने वाले काम के लिए विल हैव का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर होना चाहिए WILL। यानी जब एक ही वाक्य फ्यूचर में हो और उसमें 2 कार्य का होना पाया जाए, तो पहले होने वाले कार्य के लिए विल हैव या शैल हैव का प्रयोग करेंगे और क्रिया की तीसरी अवस्था लगाएंगे, तथा दूसरे काम के लिए सब्जेक्ट के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब आप नहीं समझे ना, चलिए देखिए फिर से, हम इसमें रूल्स को बता रहे हैं, उसको समझिए। जैसे कोई वाक्य लिखा है, वो फ्यूचर टेंस का है और उसमें 2 कार्य का होना पाया जा रहा है, यानी उसमें 2 कर्म हो रहे हैं, एक काम पहले हो रहा है, एक बाद में हो रहा है। तो जो पहले होने वाला कार्य है उसका अनुवाद हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस में करेंगे, इन विल हैव और शैल हैव के साथ क्रिया की तीसरी अवस्था लगाएंगे। लेकिन जो कार्य बाद में होने वाला है उस वाक्य को हम लोग या उस कार्य को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगाएंगे। अच्छा, अब बात आती है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है। तो ये चीज़ हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यहाँ समझ लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं, और हमारा सब्जेक्ट अगर प्लूरल यानी बहुवचन है तो हमें सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की ओर, जिसके माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए पहला एग्जाम्पल, तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा या चुका होगा। यानी तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा, तो ही विल हैव लर्न्ड, यानी वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। तो ही विल हैव लर्न्ड दिस लेसन, सॉरी दिस नहीं होगा, अपना पाठ यानी दिस लेसन। तो देखिए पहला एग्जाम्पल है, तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। तुम्हारे आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। तो इसमें देखिए पहले कौन सा काम हो रहा है, वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। उसके बाद क्या, तुम आए, तो पहले बनाएंगे वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। तो ही विल हैव लर्न्ड हिज लेसन, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न्ड, LEARNT लर्न्ड। तो ही विल हैव लर्न्ड हिज लेसन, यानी वह अपना पाठ याद कर चुकेगा। तुम्हारे आने से पहले, तो पहले के लिए बिफोर यू कम, यू जो है बहुवचन है तो यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कम, यही होता। उसके आने से पहले वह अपना पाठ याद कर चुकेगा, तो बनता ही विल हैव लर्न्ड हिज लेसन बिफोर ही कम्स, क्योंकि यहाँ पर उसके आता, उसके के लिए ही, और ही जो है एक वचन है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे है और तुम्हारे की इंग्लिश होती है यू, जो कि बहुवचन है, इसलिए यू कम होगा। चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। तो अगला एग्जाम्पल है, 7 बजने से पहले हम अपना खाना खा चुके होंगे। 7 बजने से पहले हम अपना खाना खा चुके होंगे, तो पहले क्या है, हम अपना खाना खा चुके होंगे। तो वी शैल हैव टेकन आवर फूड, यानी वी शैल हैव टेकन मतलब हम खा चुके होंगे, आवर फूड में अपने खाने को, बिफोर मीन्स पहले, इट इज़ 7 बजने से पहले। अगर बोला जाए इट इज़ 7 o'clock मतलब 7 बज गए हैं, तो 7 बजने से पहले क्या लिखेंगे, इट इज़ 7। तो 7 बजने से पहले हम अपना पाठ याद कर चुके होंगे, तो वी शैल हैव टेकन आवर फूड बिफोर इट इज़ 7। तो चलते हैं अगले रूल्स की ओर। अगला है नेगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होती है नकारात्मक वाक्य। तो जिन वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आ जाते हैं तो उनका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय विल और शैल के बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद हैव का प्रयोग करते हैं। देखिए इस सब प्रकार के वाक्यों में अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कोई वाक्य नेगेटिव में आ जाता है तो लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल हैव लगाएंगे, फिर नॉट लगा देंगे, और ऐसा करना गलत हो जाता है। आपको नेगेटिव सेंटेंस अगर मिल रहा है फ्यूचर परफेक्ट का, तो पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद विल या शैल लगाना है, उसके बाद नॉट, उसके बाद फिर हैव लगाना है,
फिर आपको पुराने नियम लगाने हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। तो देखिए रूल है कि जिन वाक्यों के बीच में नहीं शब्द आ जाते हैं तो उनका अंग्रेजी में अनुवाद या ट्रांसलेट करते समय बिल और सेल के बाद नॉट लगाते हैं, उसके बाद हैव का प्रयोग करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है इसमें, पैटर्न है, मतलब फार्मूला कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बिल या सेल को, उसके बाद नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। तो चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की ओर ताकि आपके सारे डाउट आसानी से क्लियर हों, क्योंकि एग्जाम्पल एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम आपके सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, हरी के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, यानी हरी के आने से पहले वह अपना पत्र नहीं लिख चुकी होगी। तो जो है थोड़ा पेन को मोटा कर लें। चलिए पेन मोटा हो गया। अब देखते हैं, अध्यापक हरी के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, हरी के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी। तो शी विल नॉट हैव रिटन द लेटर, शी विल नॉट हैव रिटन द लेटर, नहीं वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी बिफोर हरी कम्स, हरी के आने से पहले। देखिए यहाँ हरी एक वचन है तो यहाँ पर कम्स आ यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हरी के आने से पहले वह पत्र नहीं लिख चुकी होगी, शी विल नॉट हैव रिटन द लेटर बिफोर हरी कम्स। अगला वाक्य, अध्यापक के आने से पहले मैंने अपना कार्य समाप्त नहीं किया होगा, यानी अध्यापक के आने से पहले मैंने अपना काम नहीं समाप्त किया होगा। तो आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क, आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क, यानी मैंने अपना कार्य समाप्त नहीं किया होगा। बिफोर पहले, द टीचर्स कम्स, यानी अध्यापक के आने से पहले। तो ये रहे दो वाक्य हमारे नेगेटिव सेंटेंस की ओर। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इसमें पहला रूल्स है, जिन वाक्यों का प्रारंभ क्या शब्द से हो तो उनका अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले हम बिल या सेल को लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हैव लिखते हैं और उसके बाद हम पुराने नियम लगाते हैं। तो जिसमें पहला एग्जाम्पल है हमारा, देखिए सॉरी एग्जाम्पल नहीं, पहले आप पैटर्न देखिए, इसमें पैटर्न लिखना भूल गए तो आप पहले पैटर्न समझिए कि किस पैटर्न से हमारा वाक्य रहेगा। तो देखिए इसमें जो है सबसे पहले आप बिल या सेल को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप हैव का प्रयोग करेंगे और हैव के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड और हाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर होना चाहिए। अब देखिए हम जो है इस पहले वाक्य में नहीं बनाए हैं, यानी कि पहला वाक्य हमारा अधूरा है, तो आप लोग सही कर लीजिएगा। पहले वाक्य में इंट्रोगेटिव सेंटेंस मार्क जो है जरूरी, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। तो चलिए पहला एग्जाम्पल है, क्या शाम 6 बजे से पहले ही हम मैच खेल चुके होंगे, यानी क्या शाम 6 बजे से पहले हम मैच खेल चुके होंगे। तो शैल बी हैव प्लेड द मैच, क्या हम मैच खेल चुके होंगे बिफोर 6 PM, यानी 6 PM। तो क्या हम शाम 6 बजे से पहले हम मैच खेल चुके होंगे, तो शैल बी हैव प्लेड द मैच बिफोर 6 PM। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य, क्या सूर्य उदय होने से पहले ही वे खेत पर जा चुके होंगे, क्या सूर्य उदय होने से पहले वह खेत पर जा चुके होंगे। तो बिल दे हैव गॉन टू द फील्ड बिफोर द सन केम, सॉरी राइज, राइज मीन्स क्या होता है उगना, और सेट मीन्स छिपना। तो वाक्य, क्या सूर्य उदय होने से पहले वह खेत पर जा चुके होंगे, क्या सूर्य उदय होने से पहले वह खेत पर जा चुके होंगे। तो पहले क्या वह खेत पर जा चुके होंगे, तो बिल दे हैव गॉन टू द फील्ड, बिल दे हैव गॉन टू द फील्ड बिफोर द सन राइजेस। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये रहे हमारे नेगेटिव सेंटेंस के 2 एग्जाम्पल। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे रूल की तरफ जो क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड है। तो देखिए इसका रूल है कि जब कोई प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद पुराना नियम लगाते हैं। मतलब कहने का है कि जब कोई वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो और इसके बीच में कोई जो है प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाए, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किसके लिए, ये सब, तो हम जब उसका अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद पुराना नियम लगाएंगे। तो इसमें स्ट्रक्चर यानी पैटर्न है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड,
उसके बाद बिल या सेल, फिर हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर हैव को लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। यानी पहले हमको जो भी उस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आया है उसकी मीनिंग लिखनी है, उसके बाद बिल या सेल को लगाना है, फिर हमें ध्यान रखना है सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के बाद हमको हैव का प्रयोग करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। तो चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की ओर, ताकि एग्जाम्पल के माध्यम से आपके सारे डाउट आसानी से क्लियर हो जाएं। इसमें मेरा पहला एग्जाम्पल, मेरी बहन कपड़े इस्त्री क्यों कर चुकी होगी। यानी मेरी बहन कपड़े इस्त्री क्यों कर चुके होंगी या चुकी होगी, यहाँ कर लीजिए चुकी होगी। तो क्यों की इंग्लिश वाई बिल माई सिस्टर, यानी मेरी बहन क्यों हैव मिस कर चुकी होगी आयरन द क्लास। आयरन मिस क्या होता है इस्त्री, उसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म आयरन। तो हाई बिल माई सिस्टर हैव आयरन द क्लास, मेरी बहन कपड़े इस्त्री क्यों कर चुकी होगी। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य, वह अपना कार्य समाप्त क्यों कर चुके होंगे, या वह अपना कार्य क्यों समाप्त कर चुके होंगे, या फिर वह अपना कार्य समाप्त जो है कर क्यों चुके होंगे। तो इसका बनाएंगे पहले क्यों की मीनिंग वाई, उसके बाद बिल, उसके बाद दे की मीनिंग, तो हुए की मीनिंग दे, हैव समाप्त करना मतलब फिनिश्ड, देयर मतलब अपने, वर्क मिस कार्य। देखिए वह के साथ अपने के लिए देयर का प्रयोग करते हैं। देखिए हम आपसे वादा लिए हैं कि अपने की मीनिंग के लिए एक वीडियो हम बना देंगे जिसमें आई के साथ अपने के लिए, दे के साथ, ही के साथ, इट के साथ, सी के साथ, यू के साथ, बी के साथ, सारे जो है प्रोनाउंस के साथ कहाँ पर अपने के लिए कौन सी मीनिंग होती है, ये चीज़ हम आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से दूर कर देंगे। अभी आप जानिए कि दे के साथ अपने के लिए देयर का प्रयोग होता है। तो वाक्य, वह अपना कार्य क्यों समाप्त कर चुके होंगे, तो आई विल दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य, अमर यह कार्य कहाँ पूरा नहीं कर चुका होगा। अमर यह कार्य कहाँ नहीं पूरा कर चुका होगा, तो कहाँ की इंग्लिश वेयर। विल अमर नॉट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। दिस वर्क मिस यह कार्य, कंप्लीटेड मिस पूरा करना, वेयर मिस कहाँ, तो अमर यह कार्य कहाँ पूरा नहीं कर चुका होगा। तो अमर वाई नहीं, वेयर मिस कहाँ, वेयर विल अमर नॉट हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। तो आज आप लोगों की फ्यूचर परफेक्ट टेंस से संबंधित ये क्लास समाप्त हो चुकी है। कैसी लगी आपको यह क्लास, इस चीज़ को इस वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रसर रहें। और आप क्लास 10th में हैं या इंटर में हैं तो आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी अभी से करते रहें। बाकी आप लोअर क्लास या फिर एकेडमी 9th 11th ईयर 6 7 5th में हो तो आप इस वीडियो को देखकर अपने एनुअल्स एग्जाम या अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए तैयारी करते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।